कन्या जन्म के प्रति समाज की सोच बदलने, उसे अच्छी शिक्षा और परवरिश देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया को सरल किया गया है। योजना में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से या सीधे ऑनलाइन आवेदन www.ladlilakshmi.com पर किया जा सकता है। प्रकरण स्वीकृत होने पर अब राष्ट्रीय बचत पत्र की जगह मध्य प्रदेश शासन की ओर से 1,18,000 रुपए का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। लाडली को कक्षा 6 में प्रवेश पर 2,000, कक्षा 9 में प्रवेश पर 4,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000, कक्षा 12 में प्रवेश पर 6,000 रुपए मिलेंगे। 18 वर्ष के पूर्व विवाह न करने और कक्षा 12वीं में परीक्षा में शामिल होने पर उसे 21 वर्ष की आयु में 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तीसरी बार सत्ता की बागडोर संभालने से पहले देते हुए प्रदेश की जनता के प्रति अपना समर्पण का भाव व्यक्त किया और स्वर्णिम मध्य प्रदेश के साथ साथ पीएम मोदी के मेक इन इंडिया की तर्ज पर मेक इन एमपी का सपना सजाया। सपने को साकार करने के लिए बकायदा विदेशी निवेश लाने का खाका भी तैयार किया गया और इसके लिए मुख्यमंत्री ने खुद एक के बाद एक कई देशों का दौरा किया। लेकिन आज के प्रयोगवादी जमाने में परिश्रम से ज्यादा परिणाम मायने रखते हैं। लिहाजा निवेश के नाम पर अब तक किए गए सीएम के विदेशी दौरों को लेकर भी क्या खोया क्या पाया की तर्ज पर समीक्षा का दौर शुरू हो गया है। आखिर निवेश के इस फंडे से सूबे को क्या हासिल हुआ, इससे प्रदेश के विकास में पंख लगे भी या फिर सारे पैसे सिर्फ पानी में ही बहे। आज चर्चा इसी मुद्दे पर, लेकिन पहले 10 बड़ी खबरें। विदेश दौरे से लौटे सीएम शिवराज का भोपाल स्टेट हैंगर पर जोरदार स्वागत। मिशन निवेश को बताया सफल, कहा विदेश में पीएम मोदी के मेक इन इंडिया की हर तरफ चर्चा। रमन कैबिनेट की अहम बैठक में कई फैसले, लिपिक पद पर अनुकंपा नियुक्ति के नियम हुए 1 साल के लिए शिथिल, कर्मचारियों की पदोन्नति पर देखी जाएगी 5 साल की अचल संपत्ति, मुद्रा बैंक योजना पर भी हुई चर्चा। भोपाल में मंत्री रामपाल सिंह के बंगले के बाहर खूनी संघर्ष, ओवरटेक को लेकर हुआ था विवाद, नशे में धुत बाइक सवार ने पत्थर से किया हमला, कार तहस नहस, कार चालक भी हुआ खूनम खून। दंतेवाड़ा में पुलिस से मुठभेड़ में एक नक्सली के मार गिराने का दावा, 6 से ज्यादा हुए जख्मी, सर्चिंग के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक और नकली सामान जब्त। सिवनी के बरघाट में पटरी पर लौट रही है जिंदगी, आज दिन के कर्फ्यू में दी गई 2 घंटे की ढील, महिला और बच्चों ने खरीदा जरूरत का सामान। पृथ्वीपुर में जनता और पुलिस में जमकर हुआ टकराव, 100 रखकर चक्का जाम कर रहे लोगों पर पुलिस ने भाजी लाठी, भीड़ ने भी चलाए पुलिस पर पत्थर। जबलपुर के कमानिया इलाके में तेल की दुकान में भड़की आग, कपूर और अगरबत्ती के कारण फैली लपटें, संकरी गलियां होने के कारण आग बुझाने में हुई भारी दिक्कत। कवर्धा में भड़के किसानों का नेशनल हाईवे पर चक्का जाम, जिले में सूखाग्रस्त घोषित करने और बिजली बिल माफ करने की मांग। आयकर कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी रहा असर, जोन के 52 दफ्तरों में दिन भर हुई कामकाज। और बस्तर के नक्सल प्रभावित चोलनार में बोल कबड्डी ग्रामीणों में उत्साह जगाने प्रशासन ने कराया मैच, विजेता टीम को दिया 15,000 का इनाम।
Sponsored by CXCT. तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में निजी पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार पिछले कई सालों से अभियान डेस्टिनेशन मध्य प्रदेश चला रही है, जिसके तहत पिछले कुछ सालों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कई देशों के दौरे पर जा चुके हैं, जिसमें पिछले साल जून में दक्षिण अफ्रीका, अगस्त 2014 में दुबई, नवंबर 2009 में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, जापान के बाद 2010 में जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, तो वही 2011 में म्यूनिख, रोम और 2015 में अमेरिका की यात्रा की। इसके अलावा खजुराहो और इंदौर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया गया। हालांकि इन सारे दौरों और अभी तक हुए इन्वेस्टर समिट में करोड़ों रुपए जाया हुए और उसके परिणाम आशा के अनुरूप नहीं रहे। उद्योगपतियों ने वादे तो खूब किए, लेकिन सच्चाई जुदा जुदा रही। तो मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश बढ़ाने के मकसद से 29 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुरुवार को अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ भोपाल वापस पहुंचे। हालांकि शिवराज इस बार निवेशकों का सिर्फ भरोसा नहीं लाए, बल्कि अपने साथ खुशगवार बयार भी लेकर आए, जिससे सूबे में विकास की नई बयार बहने की आस भी पहले से और अधिक बढ़ गई है। उधर सीएम की वापसी पर एयरपोर्ट में उनका पूरी गर्मजोशी के साथ लोगों ने स्वागत किया और विदेश यात्रा को हर लिहाज से कामयाब करार दिया। तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्ष विदेश यात्रा की मंशा और औचित्य पर ही सवाल पर सवाल खड़ा कर रहा है। पीएम मोदी की राह पर चल रहे सूबे के सीएम शिवराज सिंह चौहान मेक इन एमपी के सपने को साकार करने के लिए 10 दिनों के विदेश दौरे के बाद गुरुवार को वापस अपनी सरजमी पहुंचे और विदेशी निवेश बढ़ाने के मकसद से की गई जापान, दक्षिण कोरिया की यात्रा को बेहद सफल और उत्साहजनक बताते हुए प्रदेश में वहां की कंपनियों का संकुल स्थापित किए जाने का ऐलान भी किया। सीएम के मुताबिक जापान और दक्षिण कोरिया की कई कंपनियों ने मध्य प्रदेश में 15,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव दिए हैं, जिसके मद्देनजर निवेशकों को अगले साल होने वाली 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में मध्य प्रदेश आने का न्योता भी दिया गया है। इन कंपनियों से हुई निवेश पर चर्चा। जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संस्था, जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैंक, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बिजुहो बैंक, सॉफ्ट बैंक, लिक्सल कॉर्पोरेशन, मायकावा मैन्युफैक्चरिंग, फूजी इलेक्ट्रिक, फुरुकावा इलेक्ट्रिक, NIDCE कॉर्पोरेशन, नवकरणीय ऊर्जा और औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन, दक्षिण कोरिया की सैमसंग कंपनी, पैनासोनिक कॉर्पोरेशन, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोरिया, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस कॉर्पोरेशन, कोरिया की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी KCC, सॉल्वे केमिकल एशिया, सिस्को और सैमसंग। मुख्यमंत्री के मुताबिक मुलाकात के दौरान जापान ने स्मार्ट सिटी के लिए निवेश करने में दिलचस्पी दिखाने के साथ इंदौर में व्यापारिक हब और पीथमपुर में इंडस्ट्रियल टाउनशिप बनाने में मदद करने का वादा किया है। तो वहीं दक्षिण कोरिया की सिस्को ने सिंहस्थ के आयोजन में सहयोग देने का वादा किया है। इंदौर और भोपाल की मेट्रो रेल की परियोजना के लिए जायका ने सहमति व्यक्त की। 12,000 करोड़ रुपए का लोन 0.3% ब्याज दर पर, और ये 10 वर्ष के ग्रेस पीरियड सहित देंगे। 50 सालों में इसका पुनर्भुगतान करना है। फिर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के लिए 1200 करोड़ रुपए की राशि। और अब मध्य प्रदेश में तय किया है कि समूह पेयजल योजनाओं के माध्यम से गांव में भी शुद्ध पीने का पानी, एक पेयजल योजना से कई गांवों को पीने के पानी के लिए समूह पेयजल योजनाएं बनाने का काम कर रहे हैं। तो उसके लिए लगभग 2,000 करोड़ रुपए जायका से मिलेंगे, इसकी सहमति हुई है। एक तरफ बीजेपी निवेश के लिए सीएम के विदेश दौरे को सफल बताते हुए खुद की पीठ थपथपा रही है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दल कांग्रेस सीएम के इस विदेश दौरे पर ही सवाल उठाते हुए सरकार पर निवेश के नाम पर विदेश की सैर का लुत्फ उठाने का आरोप लगा रही है।
हम सरकार से आग्रह करना चाहते हैं, वे इस बात का स्पष्टीकरण दें, श्वेत पत्र जारी करें कि इतने घोषणाओं के बाद मध्य प्रदेश में कितने एमओयू हस्ताक्षर हुए, धरातल पर कितने एमओयू आए, कितनी इंडस्ट्रियां आई जिसमें हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिला है। इन सब स्थितियों को लेकर सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। ऐसे में सवाल भी यही है कि एक के बाद एक महंगे विदेश दौरों से प्रदेश के विकास को मिलेगा नया दम, या फिर सिर्फ मौज मस्ती तक ही सिमट कर रह जाएगी निवेश के नाम पर की जाने वाली यात्रा। सवाल तो ये भी है कि इससे पहले निवेश के लिए किए गए दूसरे देशों के दौरों से अब तक क्या हासिल हुआ, प्रदेश में कितने उद्योग लगे, किन किन देशों के निवेशकों ने कब और कहां निवेश किया, और अब तक राज्य के कितने युवकों को इससे रोजगार हासिल हुआ। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर सुधीर दंडोतिया के साथ मयंक शुक्ला। तो जब निवेश के लिए मुख्यमंत्री लगातार करे विदेशों का दौरा, उधर विपक्ष उनके दौरों पर कसे तंज और मांगे करार किए गए मसौदों का ब्यौरा, तो सवाल उठते हैं। क्या सीएम शिवराज के विदेश दौरे से प्रदेश के विकास को मिलेगी नई रफ्तार? क्या महज विदेशी निवेश से साकार होगा मेक इन इंडिया का सपना? निवेश के बहाने क्या कामयाब होगी सिंहस्थ की ब्रांडिंग? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं दीपक विजयवर्गीय जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं दुर्गेश शर्मा जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ हैं गिरिजा शंकर जी, जो विश्लेषक हैं हमारे स्वराज एक्सप्रेस से। गिरिजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इंदौर से जुड़ रहे हैं उद्योगपति गौतम कोठारी जी। कोठारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। पहला सवाल गिरिजा जी आपसे ही है, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी प्रयास कर रहे हैं विदेशों से हमारे यहाँ निवेश किया जाएगा, दूसरी तरफ कांग्रेस इस पे तंज कस रही है, इस पूरे मुद्दे पे क्या आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं यहाँ सिंहस्थ की भी ब्रांडिंग किया जाने का प्रयास है? देखिए, ये जो निवेश लाने की या निवेश प्रोत्साहित करने की जो परंपरा बन गई है, अब ऐसा लगता है कि चाहे वो राज्य में सरकारें किसी की हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, इवन लेफ्ट पार्टी की हो या दूसरे पार्टियों की हो, और मुख्यमंत्री कोई भी हो, एक फैशन बन गया है कि प्रदेश का विकास करने के लिए हमको बाहर से निवेश लाना है। जी, बाहर से मतलब अन्य प्रदेशों से भी लाना है और विदेशों से भी लाना है। और इसीलिए हर साल इस तरह के इन्वेस्टमेंट समिट और तमाम इस तरह के जो आयोजन होते रहते हैं। सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि कितने एमओयू हुए, उसमें से कितने जमीन पर आए, या जो जमीन पे आए उनका किस तरह से प्रदेश के विकास में उसका उपयोग हुआ। जी, मुझे लगता है कि अब ये दौर है जब वाकई इस बात पर विचार करना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट लाने की होड़ हर राज्यों में लगी हुई है, क्या उसका वाकई कोई ताल्लुक प्रदेश के विकास से है? क्योंकि जो उद्योगों में इन्वेस्टमेंट होता है, हमारा अनुभव यह है कि उसमें बहुतायत जो उद्योग होते हैं उसमें स्वचालित मशीनें होती हैं, जहां पर रोजगार की संभावनाएं कम होती है। और वो इन्वेस्टमेंट या वो उद्योग लगने से जो करों में लाभ सरकार को होता है, वही एक सीधा लाभ है और सरकार की रेवेन्यू उसे बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ ये भी देखना होगा कि जो कुछ कंसेशन इस इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए उद्योग घरानों को, उद्योगपतियों को दी जाती है, उन कंसेशन की लागत क्या है और उससे सरकार को फायदा कितना है। इस सारी चीजों को गहराई से एक बार विचार करना चाहिए, क्योंकि अब के ये कोई नया दौरा नहीं है मुख्यमंत्री का विदेश जाने का। पिछले कई सालों से ये प्रक्रिया चल रही है, मध्य प्रदेश में भी और अन्य राज्यों में भी। तो कम से कम मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम ये कहें तो हमको ये देखना चाहिए कि अब तक के हमारे अनुभव का क्या कहता है कि क्या वाकई इस इन्वेस्टमेंट से कहीं सरकार की जो रेवेन्यू है उसमें इतना इजाफा हो रहा है कि उससे डेवलपमेंट की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, या लोगों को बहुत बेहतर रोजगार की स्थिति बन रही है। तो ये एक बार विचार करने की जरूरत है। फिर उसके बाद ये तय होगा कि इस तरह के दौरों का कितना लाभ हुआ, कितना लाभ नहीं हुआ। जी, मतलब आपका कहना यह है कि सिर्फ कर के माध्यम से जो फायदा होना वही होना, रोजगार में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि स्वचालित मशीनें होती हैं। अधिकांश तौर पर जरूर थोड़ा बहुत रोजगार जनरेट होते हैं, कुछ अप्रत्यक्ष रोजगार जनरेट होता है, लेकिन ये भी देखना होगा कि उस इन्वेस्टमेंट को लाने की जो लागत है
और इन्वेस्टमेंट लाने के लिए जो कंसेशन दिए जाते हैं उसकी लागत कितनी है, और क्या उसके लिहाज से ये एक फायदे का सौदा है या नहीं। जी, हम पक्ष और विपक्ष के पास बाद में जाएंगे। हम चलते हैं सीधे गौतम कोठारी जी के पास। जो इंडस्ट्रिस्ट हैं उनको पता होगा कि किस तरह से अगर इन्वेस्टर मीट का क्या फायदा होता है, विदेश से निवेश लाने का क्या फायदा होता है। गौतम जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी, गौतम जी, हमारा सवाल आपसे है कि मुख्यमंत्री जी का जो विदेश दौरा हुआ है, जो बताया जा रहा है कि इतना निवेश मध्य प्रदेश में होना है, उस निवेश का हमारे मध्य प्रदेश के विकास में कितना फर्क पड़ेगा, और इसके पहले जो इन्वेस्टर्स मीट हुई हैं उनका कितना असर धरातल पे हुआ है? लगता है हमारा गौतम जी से संपर्क नहीं हो पा रहा। हम दीपक जी, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि विदेश दौरे जो होते हैं, चाहे मुख्यमंत्री के हों चाहे प्रतिनिधिमंडल के हों, उन दौरों का बहुत कोई मध्य प्रदेश के विकास में अर्थ नहीं निकलता, धरातल में कोई बहुत ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता। दीपक जी, देखिए, मैं समझता हूं कि कांग्रेस की समझ की अपनी सीमाएं हैं जी, और विपक्षी दल के नाते बिना समझे वो नकारात्मक टिप्पणी करते हैं। यही मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस रसातल में पहुंच रही है, विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करने में असफल रही है, उसका मूल कारण है। पहली बात तो ये समझ लें कि मध्य प्रदेश में पिछले 12 वर्षों में बहुत तेजी से विकास हुआ है। 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी थी तो मध्य प्रदेश सरकार का बजट केवल 21,000 करोड़ का था और आज मध्य प्रदेश सरकार का बजट 1,31,000 करोड़ का है। अगर 600% से ज्यादा की वृद्धि मध्य प्रदेश में के बजट में हुई है, अगर जो प्रति व्यक्ति आमदनी है उस लिहाज से देखें तो जो वृद्धि की दर है वो देश भर में सबसे आगे रही है मध्य प्रदेश की। जाहिर है मध्य प्रदेश की आर्थिक प्रगति हो रही है और इसमें बाहर से जो इन्वेस्टमेंट हुआ बड़ी मात्रा में उसका भी योगदान है। अब आप अगर ये कहेंगे कि हर यात्रा से कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए लगातार प्रयासों की जरूरत पड़ती है। पूंजी को अपने यहाँ लाने के लिए दुनिया भर में प्रतिस्पर्धा है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, ब्राजील चाहता है उनके यहाँ आए, चाइना चाहता है उनके यहाँ आए, दक्षिण अफ्रीका चाहता है उनके यहाँ आए। फिर जब इंडिया में कैपिटल आना तय हो जाता है तो फिर अलग अलग राज्यों की अपनी स्पर्धा, उत्तर प्रदेश वाला या तमिलनाडु वाला या कर्नाटक वाला, और उसमें मध्य प्रदेश को अपना ब्रांड बनाए रखना जरूरी है। तो निश्चित तौर पर प्रमोशन के लिए लगातार प्रयासों की जरूरत पड़ती है और कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए और बिना सारी गहराई में उतरे और नकारात्मक टिप्पणी करना ये कांग्रेस की नासमझी है। जी दुर्गेश जी, क्या आपकी नासमझी है? त्रिपाठी जी, माननीय दीपक जी को लगता है कि कांग्रेस की नासमझी है। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मध्य प्रदेश आज कितना कर्जे में डूब गया है। स्वर्णीय मध्य प्रदेश आज 1,500 करोड़ के कर्जे में है। यहाँ का हर प्रति नागरिक जो है जन्म लेते ही बच्चा 24,000 का कर्जदार हो रहा है। आज ये शिवराज सिंह सरकार की देन है। विगत 12 साल के अंदर इन्होंने 9 इन्वेस्टर मीट करे। इंदौर में किया, खजुराहो में किया, सागर में किया, जबलपुर किया। सारे इन्वेस्टर मीट के अंदर हजारों करोड़ों रुपए के MOU साइन हुए। हुए। धरातल पे कहां कौन से MOU के हिसाब से काम हुआ ये आज तक देखने को नहीं मिल रहा। इनके शासन में ही के दौरान 34 कंपनियों ने मध्य प्रदेश के अंदर करार किए पावर प्रोजेक्ट के अंदर। उन्होंने सबने वे प्रोजेक्ट जो है निरस्त कर दिए। क्या कारण है कि जो कंपनी आपसे करार कर रही है कुछ समय बाद में वह उन करारों से पीछे हट जाती है। उसके बाद रिलायंस कंपनी से इनके ही शासनकाल में इंदौर में करार बहुत सारे हुए, करीबन 11-12 हजार करोड़ और ज्यादा। आप ये क्या मानते हैं कि चलिए MOU जो हुए हम 100% नहीं, क्या 5 से 7, 10% करार जो हुए थे वो धरातल में आए? क्या आप ये मानते हैं? आदरणीय, यदि धरातल पे कोई इनका कार्य आए हुए होते तो आज मध्य प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट लोग मात्र 1333 पदों में
चपरासी की भर्ती के लिए आवेदन देके परीक्षा में नहीं बैठते। ये तो सरकारी मामला है, उद्योगों के मामले में थोड़ी आज इसलिए बता रहा हूं, यदि धरातल पे कुछ उतरा होता तो निश्चित ही रोजगार की कहीं ना कहीं कोई नई स्थितियां बनती। मध्य प्रदेश के अंदर कहीं विकास के नाम पे किसी चीज का नया कुछ प्रोजेक्ट दिखाई देता, ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। भोपाल में ही रिलायंस ने बोला था कि एक इंस्टीट्यूट खोलेंगे, उसके लिए इन्होंने जमीन भी दी थी। वहां आज तक जो शिला रखी गई थी पत्थर की, उसके अलावा वहां एक भी ईंट आज तक नहीं लगी। वह जमीन रिलायंस के पास आज है, शायद वो वापस करे या रखे रहे। नहीं, वापस करने का उन्होंने प्रस्ताव भेज दिया है। मैं वही कह रहा हूं कि वो आगे भविष्य में वापस कर दे। तो मेरा ये कहना है कि जो चीजें आप करार कर रहे हैं, एमओयू कर रहे हैं, उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। मात्र इन्वेस्टर मीट में और विदेशों के दौरे में भ्रमण करके 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए जो है सरकार ने व्यर्थ गवा दिए, ऐसा मेरा मानना है। और उसमें यदि उसी 100 करोड़ से कुछ मध्य प्रदेश के अंदर पैसा खर्च करके कोई विकास का काम करते या कुछ नई चीजों के बारे में सोचते तो शायद कुछ 100-200 लोगों को नौकरी मिलती। बिल्कुल, लेकिन दुर्गेश जी प्रयास आदमी करता है, सफलता मिले न मिले वो बात अलग है जी। ये तो आप मानते हैं 2003 के बाद इन्वेस्टर मीट हुई, व्यापार उद्योगपतियों को लाने का प्रयास किया गया, विदेशों में करार करने का प्रयास किया गया, ये तो आपके सामने सच्चाई है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो दिग्विजय सिंह के शासनकाल में लगभग 1000 से ज्यादा जो छोटे छोटे उद्योग से लेकर बड़े उद्योग बंद हो गए थे जी। उनका तो प्रयास भी नहीं रहा कि इस तरह कोई इन्वेस्टर मीट किया जाए जिससे उद्योगपति आए, बल्कि जो बंद हो रहे हैं उनको लाने का भी प्रयास नहीं किया गया, उनको फिर से शुरू करने का प्रयास नहीं किया। समय का स्थिति में जो वातावरण मध्य प्रदेश के अंदर निर्मित था, केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हर तरह की आर्थिक सहायताएं केंद्र से जो मिलनी थी मध्य प्रदेश को वह पूरी तरह से बंद थी। और मध्य प्रदेश में बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है केंद्र की मेहरबानी से डिस्टर्ब हो गई थी, उसके कारण कुछ उद्योग निश्चित ही बंद हुए थे। और शायद यदि सरकार कांग्रेस की रिपीट होती तो वह उन्हीं उद्योगों को जो स्थानीय मध्य प्रदेश के नागरिकों के द्वारा 10 साल रही है कांग्रेस की सरकार जी। वो अंतिम 5 साल के पीरियड की बात है माननीय दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल की। उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उसका खामियाजा मध्य प्रदेश सरकार ने उठाया था जी। इसमें केंद्र के कारण यहाँ जो दिग्विजय सिंह जी बिल्कुल ही आर्थिक हालात बहुत खराब कर दिए थे केंद्र ने, तो इस कारण वो जो व्यक्तिगत जिनके उद्योग धंधे हैं वो क्यों बंद करेंगे। केंद्र पैसा नहीं दे रहा राज्य को, वो बात अलग है, हम आपके पास फिर आएंगे। हमारे साथ कोठारी साहब जुड़ गए हैं। कोठारी साहब, जो इन्वेस्टर मीट हुई है अभी तक, आपकी नजरें उन पे रही हैं, जो विदेश दौरे हो रहे हैं, जो अभी अभी मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे से लौट के आए हैं और उन्होंने जो करार किया है, मैंने आपको रिपोर्ट भी दिखाई है, इन सब चीजों को लेकर आपको क्या मानना है? क्या इससे मध्य प्रदेश के विकास में कुछ वृद्धि आएगी? मध्य प्रदेश थोड़ा सा हमारा विकसित होगा? अभी वैसे देखा जाए तो विश्व स्तर पर ही विनियोजन का माहौल। कोठारी साहब, हम आपको रोकना चाहेंगे थोड़ा सा। कोठारी साहब, माफ करिए, रोकना चाहेंगे। हमारे साथ परिवहन मंत्री भूपेंद्र सिंह जी हैं इस समय। भूपेंद्र सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी त्रिपाठी जी, सुनो जी। अभी आज मुख्यमंत्री जी आए हैं और इस बार ऐसा जो सामने आया है, जो आंकड़े आए हैं कि इस बार सिर्फ भरोसा नहीं, वो विकास की बयार को भी लेकर के यहाँ थोड़ा आए हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा और लोगों को मानना है। हमारे आंकड़े भी यही कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि विदेश दौरा सिर्फ नाम के लिए है, इन्वेस्टर मीट जो हुई है, करोड़ों रुपए बह गए, लेकिन धरातल में कुछ दिख नहीं रहा। देखिए त्रिपाठी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो विदेश यात्रा हुई है जी, वह बहुत ही सफल यात्रा हुई है जी। और जैसा आज स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी मीडिया ब्रीफिंग में जी सारा यात्रा की पूरी जानकारी दी है जी। और ये यात्रा राज्य के विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सिद्ध होगी जी। और हमारे राज्य में जो हमारे प्रदेश के भोपाल, इंदौर जैसे शहर हैं जी, इनके लिए मेट्रो के लिए जापान ने सहमति दी है जी। और बाकी भी आईटी के सेक्टर में भी अनेक कंपनियों ने अपनी रुचि मध्य प्रदेश में दिखाई है जी। तो एक ये प्रयास है जी। और प्रयास में कितनी सफलता मिलती है नहीं मिलती है इसका महत्व नहीं होता जी।
महत्व इस बात का होता है कि आपने प्रयास कितना किया। जी। मैं अपने कांग्रेस के मित्रों से ये कहना चाहता हूँ, वो जो ये कह रहे हैं यात्रा के बारे में या बाकी चीजों के बारे में। जी। अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। जी। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश को निवेश की, औद्योगिक निवेश की दृष्टि से देश के 5वें राज्य के रूप में चयनित किया गया है। जी। और दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसी स्टेट जो इंडस्ट्री में नंबर 1 पर थी, जी, वो आज मध्य प्रदेश से पीछे चली गई। जी। तो हमारे माननीय कांग्रेस के नेताओं से हम ये निवेदन करना चाहते हैं जी, कि हमेशा नकारात्मक राजनीति अच्छी नहीं होती है। जी। और कांग्रेस की ये जो दुर्गति देश में हुई है, जी, 400 से 40 पे पहुंच गए, जी, इसका कारण यही है कि कांग्रेस ने हमेशा नकारात्मक राजनीति इस देश में और प्रदेश में की है। लोगों को गुमराह करके उनकी अशिक्षा का लाभ उठाकर ये सत्ता में बने रहे और इस देश को बर्बाद कर दिया। अब देश विकास की तरफ जा रहा है माननीय मोदी जी और माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में। तो कांग्रेस को ये तकलीफ है और कांग्रेस ये मान के चलती है कि राज्य करना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है और किसी को वो राज्य करते देख ही नहीं सकते, स्वीकार ही नहीं कर सकते। तो फ्रस्ट्रेशन में है पूरी कांग्रेस पार्टी इस समय देश और प्रदेश के अंदर। तो अब 12 साल हो गए तो फ्रस्ट्रेशन में तो आएंगे भूपेंद्र सिंह जी। हाँ, निश्चित रूप से। और इस बार जितना भी बचा तो वैसे भी नीचे तो कहीं बची नहीं है। अब तो कांग्रेस में जो नेता हैं वो सिर्फ न्यूज़ें बेचने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। न्यूज़ें बेचने का पैसा ले रहे हैं और न्यूज़ें बेच रहे हैं। कुल मिला के धंधा कर रहे हैं कांग्रेस के नाम। चलिए, हम लोगों का न्यूज बेच रहे हैं, हम लोगों का कुछ फायदा हो इसके लिए शुभकामनाएं आप दीजिए। अब हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद भूपेंद्र सिंह जी आपका। जी, हमारा सवाल था कोठारी जी से। कोठारी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और अगर सुन पा रहे हैं तो मैंने आपसे सवाल किया था, आप उत्तर दे रहे हैं, आप उसको जारी रखें। जी हाँ, सुन रहा हूँ। जी जी हाँ जी। अभी जो विश्व स्तर पर जो निवेशन का जो माहौल है वो थोड़ा सा कमजोर है जी। और ऐसी स्थिति में प्रयास ही किए जा सकते हैं कि अधिक से अधिक विनियोजन लाया जा सके। जो राष्ट्रीय स्तर के विनियोजन हैं उनके लिए तो इन्वेस्टर समिट में प्रयास हो ही जाते हैं जी। लेकिन ये जो विदेशी निवेश लाने की जो बात है और जो प्रयास मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और इसके लिए इतना लंबा समय वो लगा रहे हैं, वो उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। निवेश तो आएगा, आज नहीं तो कल आएगा और उसके लिए हमें स्थानीय स्तर पर बहुत सारी व्यवस्थाएं देनी होगी। अभी बहुत थोड़ी दूरी हम तय कर पाए हैं, बहुत से काम करने हैं। मेक इन मध्य प्रदेश का जो नारा है, नारा बहुत अच्छा है, लेकिन अभी मेक इन मध्य प्रदेश के लिए प्रदेश पूरी तरह से तैयार हो, इसके लिए हमको जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उस पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना होगा। अभी भी उद्योगों के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में छोटी छोटी कठिनाइयां हैं और उन कठिनाइयों को अगर हम दूर कर दें तो निश्चय ही इसका संदेश जो है वो विदेशों में, हमारे यहाँ जो निवेशक हैं ऑलरेडी विदेशों के, उनके माध्यम से वहां जाएगा और मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास किए वो सफल होंगे। जी गौतम जी, हम आपको रोकेंगे। हमारे जो विश्लेषक हैं गिरिजा शंकर जी, उनका कहना है कि जो उद्योग लगते हैं, उद्योग आते हैं, चूंकि ज्यादातर स्वचालित मशीनें होती हैं तो उसमें क्या रोजगार के बहुत साधन नहीं जुड़ते हैं। हाँ, ये बात है कि उनसे जो कराधन होता है, जो कर मिलता है, उससे मध्य प्रदेश का जो फंड है वो बढ़ता है, उससे उसको फायदा होता है। ऐसा है कि कई प्रकार के उद्योग हैं। अब जैसे वस्त्र उद्योग है, वहां तो अच्छा अगर निवेश आता है तो अधिक से अधिक रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। कुछ उद्योग होते हैं जिनमें निश्चित रूप से ऑटोमेशन होता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो रोजगार उत्पन्न होते ही हैं। तो ये कहना कि ऑटोमेशन वाले उद्योगों से सिर्फ रोजगार कम लोगों को मिलता है, ये भी कोई सही बात नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्ष रोजगार वहां भी बहुत ज्यादा उत्पन्न होता है। और इस संबंध में जो पीथापुर की हम विशेष स्थिति देखते हैं तो वहाँ ऑटोमोबाइल और टेक्सटाइल के जो उद्योग हैं तो वहाँ तो बहुत अच्छे रोजगार की स्थिति है और रोजगार की संभावना है। जी जी कोठारी साहब, गिरिजा जी, अभी कोठारी साहब की जो बात आई सामने, आपने ध्यान से सुना, उस पर आपका क्या
प्रत किया है, लेकिन हमारे साथ दो दर्शक हैं अलग अलग, उनसे हम सवाल ले लेते हैं। दमोह से हमारे साथ प्रदीप जी हैं। प्रदीप जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सवाल पूछने के पहले मैं प्रदेश के बारे में बताना चाहूंगा कि हमारा प्रदेश शांति का टापू है और सुरक्षा व्यवस्था पर ऊर्जा और खर्च कम होता है और साथ में ये कृषि की उपज उन्नति देश में नंबर 1 है और इस श्रम भी हमारे यहाँ सर अपेक्षाकृत सस्ता है और सर केंद्र में राज्य में एक ही दल की सरकार है और हमारे यहाँ खनिज संसाधन ही प्रचुर मात्रा में है और इस शिक्षा में सर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा। प्रदीप जी, ये आंकड़े हैं हमारे पास, कृपया आप सवाल करें। सर इतनी सारी सर सकारात्मक चीजें होने के बावजूद क्या हमारा प्रदेश विदेशी निवेश का भूखा है? क्या प्राकृतिक संसाधन, श्रम, तकनीक और पूंजी और ये कर प्रणाली और पूंजीपति इतने सक्षम नहीं है कि विदेशों पर आश्रित न रहना पड़े? जी जी प्रदीप जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, हम गिरिजा जी से जरूर उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है सागर से अरुण। अरुण जी, अपना सवाल करें संक्षेप में। जी, दीपक जी से मैं सवाल पूछना चाहूंगा। जी सर जी, ये पहले जो अपने मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, चुनाव से पहले जब उनका कैंडिडेट निश्चित हुआ था प्रधानमंत्री बनना, शिवराज सिंह जी भी उनका भी चला कि हमें ही बनना प्रधानमंत्री। आप सवाल करें कृपया। हाँ, तो ये हमारा सवाल सीधा ये है कि विदेश ना घूम के जो शराब में जितना आय आती है उतने में भी शराब से ही इनकी आय की आती है कि विदेश जाने की, विदेश से पूंजी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी दीपक जी, मदिरा से ही इतनी आय आती है कि आपको विदेश जाने की जरूरत नहीं है, आप उसकी दुकानें और खोलिए और मध्य प्रदेश का विकास करिए। हमारे साथ एक जबलपुर से और दर्शक हैं, महेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मैं दीपक विजयवर्गीय जी के माध्यम से प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ जी कि अभी जो मुख्यमंत्री जी जापान से लौट के आए हैं जी और वो केवल भोपाल के लिए और इंदौर और पीथमपुर के लिए सौगातें लेके आए हैं जी, तो ये महाकौशल, भिंड और बुंदेलखंड के लिए जब इतनी पॉपुलेशन है तो इतने बड़े बड़े शहरों के लिए सौगात के लिए कुछ क्यों नहीं सोचा मुख्यमंत्री जी ने? बिल्कुल दीपक जी, इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा, लेकिन गिरिजा जी अभी जो कोठारी जी ने कहा है, जो एक और दर्शक प्रदीप राय जी ने आपसे सवाल किया कि हमारे पास इतनी प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा है, वन है, उसके बाद हम विदेशों पे क्यों डिपेंडेंट है? नहीं, देखिए, जहां तक सवाल कोठारी जी की बात का वो सही है कि बहुत सारे उद्योग हैं जिसमें रोजगार की गुंजाइश है और परोक्ष रूप से रोजगार की गुंजाइश है, मैंने पहले भी कहा। लेकिन अधिकांश उद्योगों की जो आज हालत है वो इतने ऑटोमेटिक मशीनें हैं कि वहां पर रोजगार की गुंजाइश बहुत कम है। जहां तक सवाल विदेश क्यों जाना, ये अच्छी बात है कि हमारे दर्शक को मध्य प्रदेश की उन तमाम खूबियों से वो वाकिफ हैं कि जिनके चलते औद्योगिकरण की संभावनाएं बनी हुई हैं। लेकिन ये भी जरूरी है कि आप प्रदेश के बाहर और देश के बाहर भी यदि अपने प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के लिए मुख्यमंत्री प्रयास करते हैं या सरकार प्रयास करती है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई बहुत आपत्तिजनक कुछ है। ये तो बहुत जरूरी है कि उससे 2-3 फायदे होते हैं कि एक तो जिन खूबियों का उल्लेख हमारे दर्शक कर रहे थे, उन खूबियों से हम प्रदेश के बाहर जो लोग हैं, देश के बाहर जो लोग हैं, उनको परिचित कराते हैं कि हमारा प्रदेश इन खूबियों के साथ संभावनाएं लिए हुआ प्रदेश है और आप आइए यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पर उद्योग धंधे लगाइए। जहां तक सवाल मुख्यमंत्री के विदेश दौरे से क्या हासिल हुआ, ये बहुत ही मुझे लगता है कि बहुत तर्कपूर्ण सवाल नहीं है। विदेश यात्रा गए या इन्वेस्टमेंट समिट हुई, तो इन सब के जरिए आप प्रदेश का प्रोजेक्शन करते हैं, प्रदेश में जो वही जिन संभावनाओं की बात कर रहे हैं उन संभावनाओं को रखते हैं। और जाहिर है कि जो एमओयू होते हैं या जो वादे होते हैं, जो प्रस्ताव होते हैं, जब आप उसका कुछ समय बाद परीक्षण करेंगे तो मालूम पड़ेगा उसमें बहुत कुछ जो है वो जमीन पर नहीं उतरा। लेकिन सिर्फ इसलिए कि एक बड़ा हिस्सा जमीन पर नहीं उतरा इसलिए उस सारे प्रयासों को नकार दिया जाए, ये सही नहीं है। दूसरी बात, जब हम इसकी तुलना करते हैं तो ये समझना चाहिए कि जो प्रस्ताव या जो एमओयू होते हैं उनकी कोई वैधानिक स्थिति नहीं होती, वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। हमारी आपकी एक समझ बन जाती है कि ठीक है, हम मध्य प्रदेश में जो कुछ आपने बताया है उसके अनुसार हम काम करना चाहते हैं। लेकिन इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है कि यदि मान लीजिए 5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एमओयू हुए हैं तो 5 लाख क्यों नहीं आए, ये नहीं हो सकता। जो कोठारी जी ने एक बात की, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सरकार के स्तर पर इस बात का परीक्षण होना चाहिए कि जो एमओयू या जो समझौता या करार या प्रस्ताव राज्य सरकार के पास अलग अलग अवसरों पर आए,
यदि उनमें से कुछ उद्योग जमीन पर नहीं उतर पा रहे हैं तो कहीं ये भी देखने की जरूरत है कि सरकार की नीतियों में, सरकार के कामकाज के तरीकों में, उद्योगपतियों को किए गए वादों को पूरा करने में कहीं कोई कमजोरी तो नहीं रह गई। उन कारणों को देखने से यदि कोई इस तरह की व्यवस्था हमारे तंत्र के अंदर कोई विसंगतियां हैं तो उनको दूर करने में मदद मिलेगी। और एक चीज बहुत वो है कि मुख्यमंत्री खुद केवल वो जापान जाकर या कोरिया जाकर केवल आमंत्रण दे के आ रहे हैं ऐसा नहीं है, लगातार हर हफ्ते एक दिन केवल उद्योगपतियों के साथ बैठकर इसका रिव्यू भी करते रहते हैं, उसकी जो प्रगति है उसको भी देखते रहते हैं। तो उनके इन प्रयासों को नकारात्मक तरीके से नहीं देखा जा सकता। ये जरूर है कि इन इन्वेस्टमेंट के जरिए जो विकास की बड़ी तस्वीर रखी जाती है, क्या वो बड़ी तस्वीर केवल इन्वेस्टमेंट के जरिए कितनी पूरी होती है, ये देखने की बात है। बिल्कुल सही कहा। दुर्गेश जी, हम आपके पास आएंगे, लेकिन दीपक जी, जिस तरह मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के हैं, आप भी पूरे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, आप हमारे दर्शक का उत्तर दीजिए। सिर्फ भोपाल और इंदौर के लिए सौगात लेके आए, पिछड़ा है हमारा बिंद, हमारा बुंदेलखंड, महाकौशल, उनके लिए कुछ नहीं लाए। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक तो प्रदीप जी का जो हमारे दर्शक हैं, हमारे दर्शक जबलपुर से थे, हाँ, उन्होंने कुछ बातें बहुत अच्छी कही। मैं समझता हूं कि उन्हें समझना चाहिए कि जो बातें उन्होंने कही हैं कि मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहुत अच्छी स्थिति है, मध्य प्रदेश में ये प्रदीप जी ने अलग कहा था कि सारी व्यवस्था है, हमारे पास बल संपदा है। मैं उन्हीं बातों पे आ रहा हूँ। तो प्रदीप जी और सारे समाज को समझना जरूरी है। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जो रॉ मटेरियल, सबसे ज्यादा संसाधन कहाँ है? अफ्रीका में है, और इसके अलावा कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है। लेकिन ये दोनों जो महाद्वीप हैं, यहाँ के दर्जनों देश हैं, ये सबसे अग्रणी राज्यों में नहीं है, अग्रणी देशों में नहीं है, बहुत पिछड़े हुए आर्थिक रूप से देश हैं। इसलिए हैं क्योंकि वहां पर एक तो उद्यमशीलता नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, और दूसरी वहां पर कैपिटल नहीं है। जब पूंजी नहीं होती है, उद्यमशीलता नहीं होती है, तो उन क्षेत्रों का विकास नहीं होता है। और किसी भी क्षेत्र को विकसित करने के लिए वहां पर उद्यमियों का आना जरूरी होता है और बाहरी कैपिटल का आना जरूरी होता है, और उसी के प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री जी बार बार बाहर जाते हैं। अब रही इसके प्रभावों की बात, तो कांग्रेस के मित्रों को मैं समझाना चाहूंगा कि 2002-03 में जब तक दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, उसके पहले का मध्य प्रदेश के आर्थिक विकास की दर देख लें और उसके बाद 12 सालों की देख लें। अब इनका कहना यह होता है कि उस समय पहले के हालात अलग थे और आज के हालात अलग हैं। लेकिन मैं ये इनको बताना चाहूंगा सिर्फ 2002 और 2003 की बात, कि देश की जीडीपी की दर उस समय थी 8.4%। देश उन्नति कर रहा था किस दर से? 8.4% की विकास दर से, और मध्य प्रदेश की -3 हो गई थी। मतलब मध्य प्रदेश सांस चलने को भी तैयार नहीं था, अपना जो पिछला स्तर था उसको मेंटेन करने को भी तैयार नहीं था, जबकि सारा देश आगे बढ़ रहा था। 1998 से लेकर और 2003 के बीच में देश में केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। उस समय तो 6 साल तक लगातार देश ने ग्रोथ किया, जीडीपी लगातार बढ़ती गई, 4.8 से लेकर 8.4 तक पहुंच गई। उसके बाद भी मध्य प्रदेश में कोई ग्रोथ नहीं हुई। 1993 से लेकर और 2003 तक दिग्विजय सिंह ने दर्जनों यात्रा की इन्वेस्टमेंट के नाम पर विदेशों में, लेकिन एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं आया। और 10 साल तक दिग्विजय सिंह ये कहते रहे कि मध्य प्रदेश को हम वेयर हाउसिंग हब बनाएंगे, एक भी वेयर हाउस नहीं बना। वेयर हाउस मध्य प्रदेश में बनना शुरू हुए 2005-06 के बाद, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बड़े पैमाने पर। दीपक जी, आप पेशे से इंजीनियर हैं, आप आंकड़े में जिस तरह से महारत हासिल है, आप इतने पेश कर देंगे कि हमारे दर्शक भी भटक जाएंगे। बात यहाँ निवेश, मध्य प्रदेश के ग्रोथ की स्टोरी बता रहा हूँ मैं, और पिछले 12 सालों में पर्याप्त विकास हुआ है। हम जो बात कर रहे हैं जमीनी बात कर रहे हैं, और मैं कहूंगा कि खाली गिरिजा शंकर जी ने कहा कि रोजगार नहीं मिल पाता, लेकिन मेरा निवेदन ये है, आप किसी भी जगह पर मंडीदीप जाकर देख लीजिए, मालनपुर में जाकर देख लीजिए, पीथमपुर पर जाकर देख लीजिए, अगर प्रत्यक्ष रोजगार कई बार होता है, कम होता है। गिरिजा जी ने कहा रोजगार के जितने हम सोचते हैं उतने साधन नहीं बता रहा हूँ, पूरी उसी पे आ रहा हूँ कि अगर 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलता है, हो सकता है मैकेनाइजेशन मशीनें बहुत ज्यादा हो वहां पर, किसी फैक्ट्री में 20 आदमी काम करते हों, लेकिन उसके बाद ट्रांसपोर्ट लगता है उनको बड़ी मात्रा में, तो एक ट्रांसपोर्ट एजेंसी खुलती है, ट्रांसपोर्ट एजेंसी में 20 मजदूर लगते हैं। उसके बाद दीपक जी, उसके बाद चाय की दुकान, बहुत सारे अप्रत्यक्ष रोजगार होते हैं। तो खाली अगर 1000 लोगों को 1000 लोगों को रोजगार के लिए निवेश होता है, तो 10,000 दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलता है। दीपक जी, हमारे और दर्शक है, हमारे उस दर्शक का उत्तर दे दीजिए। सिर्फ भोपाल और इंदौर के लिए उनकी नाराजगी आप समझ सकते हैं कि उनके क्षेत्र के लिए आप कुछ क्या है कि असल में भोपाल और इंदौर जो है, ये औद्योगिक रूप से विकसित हैं,
और यहाँ पर मेट्रो की जरूरत है, तो केवल इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए एक वित्तीय व्यवस्था हो गई है, ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। तो लेकिन जो पहले से बीमार है उसको और अब बीमार कर दिया। बीमार नहीं, उसके अलावा मुख्यमंत्री जी ने करीब 1.5 दर्जन बड़ी संस्थाओं से बात की है, उनसे वित्तीय सहयोग मध्य प्रदेश में मिलेगा और अलग अलग क्षेत्रों में निवेश भी होगा। देखिए, अगर खाली उद्योग में जब निवेश होता है तो इसका मतलब नहीं खाली उस क्षेत्र का विकास होता है। जैसे इंदौर में अगर कोई 10,000 करोड़ का निवेश होगा तो उससे खाली इंदौर का विकास नहीं होगा, क्योंकि उससे टैक्सेशन से, एक्साइज ड्यूटी से, सेल टैक्स से बहुत सारी पूंजी मिलती है। और मध्य प्रदेश में सड़कों का जो जाल बिछा है, मध्य प्रदेश में इरिगेशन सेवाओं का जो विस्तार हुआ है, वो सब उसी पैसे से होता है। दीपक जी सहमत नहीं है आप हमारे जबलपुर के या विंध्य के निश्चित तौर पर त्रिपाठी जी, आप रीवा से, जबलपुर से, मैं कह रहा हूँ शहडोल से और श्योपुर से पता कर लीजिए कि वहाँ सिंचाई सुविधाओं की क्या स्थिति हुई है पिछले 10-12 साल में, सड़कों की कितनी बेहतर स्थिति है और सारी जो मूलभूत सुविधाएं उनमें विकास हुआ है कि नहीं। गिरिजा जी आप कुछ नहीं, वो जो बात कह रहे हैं वो बहुत सही नहीं है। 1980-81 में ये प्रयोग हुआ था कि जो ये इंडस्ट्रियल एरिया मंडी द्वीप हो या पीथमपुर हो, ये जो खोले गए, ये बुनियादी रूप से धार जिले में है, पीथमपुर इंदौर में नहीं है, मंडी द्वीप रायसेन जिले में, भोपाल में नहीं है, लेकिन उनका लाभ रायसेन और धार जिले को नहीं मिला, वो मिला इंदौर और भोपाल को। तो ये जो कहना है कि भोपाल या इंदौर में इंडस्ट्री होने से आसपास के इलाकों को फायदा मिलता है, ये उल्टा होता है कि जहां पर संसाधन उपलब्ध होंगे उसका फायदा वहां मिलता है। और जब 1980-81 में ये जब योजना बनाई गई कि जो मालनपुर और पीथमपुर और मंडी द्वीप तमाम जो उद्योग एरिया खोले गए, तो इनका तकनीकी रूप से पिछड़े जिलों में रखा गया ताकि पिछड़े जिलों का लाभ उद्योगपतियों को मिले, लेकिन व्यवहारिक रूप से ये सब ग्वालियर, इंदौर, भोपाल के करीबी शहर थे, तो इसलिए वो बात नहीं है। और जहां तक सवाल जो सवाल दर्शक ने उठाया है कि उन इलाकों में विकास क्यों नहीं, ये केवल ये संदर्भ नहीं है कि आज जो जापान या कोरिया से जो मुख्यमंत्री प्रस्ताव लेके आए हैं उसमें शामिल नहीं है विंध्य महाकौशल। विंध्य महाकौशल और बघेलखंड परंपरागत रूप से पिछड़े इलाके रहे हैं, खासकर औद्योगिक विकास के दृष्टि से, और ये बात हमेशा वहां उठती रही है। आप देखिए कि रीवा में जो AKVN खुला और जो बाकी जो AKVN खुले, उन दोनों के हालात देख लीजिए। जबलपुर में जो AKVN खुला उसकी क्या दुर्गति हुई। तो ये बिल्कुल सही है कि जब विकास की बात की जाती है तो ये जरूर देखना जरूरी है कि जिन इलाकों में परंपरागत रूप से विकास नहीं हो पाया है, जहां पर संचार के साधन, आवागमन के साधन, औद्योगिकरण जहां नहीं हो पाया है, वहां पर विकास की दृष्टि से उनका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। गिरिजा जी, हम आपके पास आएंगे। हम दुर्गेश जी आपके पास आते हैं, लेकिन हम आपकी अनुमति हो तो मेरे 2-3 दर्शक हैं, उनके सवाल ले लूं, फिर मैं आपके पास आऊँ। जी, सेलवान साहब राघवेंद्र जी है। राघवेंद्र जी, आपका स्वागत है अपना इस खास कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। मैं कांग्रेस प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ। किससे? दुर्गेश शर्मा जी से। जी, ये नकारात्मक सोच क्यों रखती है कांग्रेस, सकारात्मक सोच क्यों नहीं रखती, पहली बात। दूसरी बात मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इन्हें क्या मध्य प्रदेश का विकास रास नहीं आ रहा है क्या? जी, चलिए, आपका सवाल आ गया दुर्गेश जी से, हम उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है करेली से, अशोक जी, आपका स्वागत है। संक्षेप में सवाल करें, समय कम है। जी सर, अशोक पटेल बोल रहा था, मैं करेली नरसिंहपुर से। जी, मूल निवास में खुलरी काउंटर। जी, मेरा विजयवर्गीय जी से एक सवाल है। जी, कि सर यदि हम विदेशों से जो चीज ला रहे हैं वो तो अच्छी बात है जी, लेकिन यदि हम मेक इन एमपी का जो सपना है तभी साकार कर पाएंगे जब अपने यहाँ के किसान को समृद्ध बना दें और खेती को यदि हम लाभ का धंधा बना दें तो हमें मुझे नहीं लगता कि हम विदेशों से कुछ लाएं, यही सब कुछ है। जी जी, पटेल जी, आपका हम दीपक जी से उत्तर लेंगे, लेकिन हमारे पास एक और दर्शक है दतिया से, लाखन जी। लाखन जी, आपका स्वागत है अपना इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। जी सर, मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में ये से अपनी आस्था है जी, हमारा देश का फंडा क्यों दे रहे हैं? आपका सवाल समझ में नहीं आया, फिर से करें। सवाल मेरा ये है कि जो अपना से हिंदू धर्म की आस्था है जी। हेलो, हाँ, सवाल आपका हमारे आज के संदर्भ में जो हमारा विषय है उससे नहीं है। हम फिर आपके पास जब इस तरह का विषय होगा तो हम आपसे जरूर सवाल लेंगे। उत्तर दुर्गेश जी, एक दर्शक ने कहा है आपको सीधे कि आप नकारात्मक सोच क्यों रखते हैं। हमारे भूपेंद्र सिंह जी भी यही बोल रहे थे कि नकारात्मक सोच से आप बाहर आइए। नहीं, आदरणीय भाई ने बोला कि कांग्रेस नकारात्मक सोच रखती है। नहीं, कांग्रेस ने आज तक नकारात्मक सोच नहीं रखी। कांग्रेस हमेशा सकारात्मक और प्रगति की सोच रखती है। उसी कारण आज देश और हम जिस स्थिति में है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की उसमें एक अपनी अहम भूमिका है। तो चूंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो हम देख रहे हैं, उसमें कुछ
तब्दीलियां या कुछ धरातल पे दिखाई न देना, ये सब स्थिति ऐसी है जिसमें बोलना तो पड़ता ही है कि आपने वादे ये करे, क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर जुमलों वाली पार्टी राज कर रही है। वे तो जुमला छोड़ के और बाद में निकल लेते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने वहां जाके इनसे चर्चा करी, वहां जाके उनसे चर्चा करी, तो क्या यदि वो चर्चाओं पे धरातल पे कुछ आएगा, इस बात के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्वेत पत्र जारी करेगी। क्योंकि पिछले 2014 में माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने विधानसभा के अंदर एक तारांकित सवाल किया था, जिसका उस समय के तात्कालिक मंत्री माननीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जो उद्योग मंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया। सवाल यह था कि क्या मुख्यमंत्री महोदय को विदेशों में जाके इस तरह के करार करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि नहीं, चूंकि ये केंद्र सरकार के कार्य क्षेत्र का विषय है, अंक सूची 7 संघ सूची के अंतर्गत केंद्र का है, तो ये किस हैसियत से जाके विदेशों में करार कर रहे हैं। चलिए हम दीपक जी से उत्तर लेंगे दुर्गेश जी। ये एक बात है, यदि मान लो आप उन्हीं की पार्टी के मंत्री ये बात बता रहे हैं कि हाँ ये केंद्र का विषय है, तो ये कैसे जाके करार कराते हैं। सिर्फ चर्चा कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप चर्चा कर रहे हैं, बाद में आप अपने केंद्र के कोई मंत्री को भेज के उनको करार कराएंगे, तो इस बात को जनता के बीच में स्पष्ट रूप से रखें। जो भी चीज आप करके आ रहे हैं या पिछले 12 साल में आपने किया है, उस पर एक श्वेत पत्र जारी करें कि हमने इतने MOU साइन करे, इतने का हमने खर्चा किया और इतना प्रदेश को मिल गया। यदि आप MOU साइन करेंगे, आप सकारात्मक बात होगी, हम भी आपसे यही बात मांग कर रहे हैं, हम आपका स्वागत करेंगे। बिल्कुल दुर्गेश जी, लेकिन आपने एक बात कही कि जुमले वाली पार्टी राज कर रही है, तो गैर जुमले वाली पार्टी में खोट कहाँ है कि वो राज नहीं पा रही। नहीं, जो कांग्रेस का शासन यदि गया है तो निश्चित उनके हमारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनको जनता को हम सही तरीके से समझा नहीं पाए, कहीं ना कहीं हम इसमें कमजोर रहे हैं। इसके कारण आज हम विपक्ष में बैठे हैं। यदि हम लोगों को अपने किए हुए कार्यों को सही तरीके से प्रस्तुत करते और उन्हें समझा पाते तो शायद कांग्रेस की ही गवर्नमेंट आज दिल्ली में भी होती। और मतलब जो तीसरी बार जीते हैं वो जुमले पे आधार पे जीतते गए हैं। दीपक जी, हम आपके पास थोड़ा सा बाद में आएंगे, हमारे साथ कोठारी जी हैं। कोठारी जी, इस तरह के भी सवाल आ रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में खुद इतनी संपदा है हर तरह की कि हम अपने दम पे यहाँ उद्योग लगा सकते हैं, उद्योगों का जाल बिछा सकते हैं, फिर विदेशी निवेश की क्या जरूरत है। निवेश सिर्फ पैसे से ही संबंधित नहीं है, टेक्नोलॉजी से भी संबंधित है उसका। और जो टेक्नोलॉजी हमारे पास में नहीं है, वो विदेश के जो उद्योग आते हैं वो अपने साथ में एक विकसित टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं और उससे ज़्यादा वैल्यू एडिशन होता है। हम अपने टेक्नोलॉजी से हमारी अपनी चीज़ों का उतना वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते और इसके लिए विदेशों से निवेश लाना कोई बुरी बात नहीं है। और दूसरी जो एलिगेशन है कि इंदौर भोपाल के लिए प्रयास किया गया, तो इसमें मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो मुख्यमंत्री जी की यात्रा थी वो विशेष रूप से जो जापान से हमारा DMIC का एग्रीमेंट है, जो करार हुआ है और जिसमें जापान गवर्नमेंट DMIC में पैसा लगा रही है, उसमें एक कॉरिडोर पीथमपुर से है और ये पीथमपुर का कॉरिडोर इंदौर और भोपाल दोनों से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर अभी हाल ही में करीब 1200 एकड़ जमीन खाली हुई है जो जापान की जेट्रो ने आकर के सर्वे करी थी और वहां संभावनाएं उनको दिखी थी। तो उसी आधार पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रेजेंटेशन भी बने थे और उन प्रेजेंटेशन को वहां ले जाकर के दिखाया गया। और चूंकि जापान गवर्नमेंट ये जहां पर अपना इन्वेस्टमेंट वो कॉरिडोर में कर रही है, तो वो चाहेगी कि उसी कॉरिडोर में उसके इन्वेस्टमेंट हो। तो इसमें ऐसा इंदौर या भोपाल ऐसा कोई वो नहीं है, एक सहज संयोग था कि ये DMIC के कारण जापान यात्रा में इंदौर को और पीथमपुर को ज्यादा प्रेफरेंस मिला है। जी बिल्कुल कोठारी जी, चूंकि कहना नहीं होगा, आप इंदौर से जुड़े हैं, इसलिए आप जरूर कहेंगे कि इंदौर को इसलिए प्रेफरेंस मिला। बात सही है, आपने जो बात रखी है बिल्कुल तार्किक बात रखी है। हम दीपक जी आपसे उत्तर लें। दर्शक ने कहा कि खेती को लाभ का धंधा अगर बना दें तो सबकी जरूरत ही नहीं है, जो मुख्यमंत्री जी कहते रहे हैं। हमारे साथ 2 दर्शक और हैं, भोपाल से ही है हमारे साथ संजय शुक्ला जी। संजय जी आपका स्वागत है, संक्षेप में सवाल करें। सर मेरा एक सवाल बीजेपी कांग्रेस दोनों से ये है जी कि अपने PM और CM विदेश दौरे पे जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, अच्छी बात है जी, लेकिन हम इतना सक्षम क्यों नहीं है कि वो ऊपर के हमसे बोले कि हम तो आए, आना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं।
हम इसे उनको मजबूर करें तुम हमारे आओ। बिल्कुल दीपक जी, आपको उत्तर देना होगा इसका जरूर से। दतिया से हमारे साथ एक और दर्शक है, श्याम जी। श्याम जी स्वागत है आपका, सवाल करें। हाँ सर, हम ये आपसे निवेदन कर रहे हैं कि जैसे दतिया से ये हमारे जी ने इस दतिया को स्वर्ग बना दिया है, और ये प्रवक्ता जी जो शर्मा जी बैठे हैं, ये मतलब आज दौरे को लेकर इन्होंने विरोध किया, जो मतलब इस तरह की बात कर रहे हैं। तो ये जब तक हमारे देश आपका सवाल क्या है? हमारा सवाल सर यही है कि मतलब इन्होंने जो इनकी जो चर्चा हो रही है आपकी, तो हमारा सवाल यही है कि हम शिवराज सिंह जी के सपोर्ट में है सर। जो भी चलिए आपने तो सत्ता ही दी है, आपने निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के आप लंबे समय से कार्यकर्ता हैं, मुझे मालूम पड़ गया। दीपक जी, आप खुद इतना सक्षम क्यों नहीं होते कि वो लोग खुद आए आपके पास? देखिए, सुझाव बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी एक प्रक्रिया होती है। किसी अर्थव्यवस्था के उस तरफ जाने की एक प्रक्रिया होती है कि वहां पर इतने सकारात्मक बिंदु पैदा हो जाएं, और इसी के प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री जी वहां पर गए हैं। जैसे एक दर्शक ने भी कहा, मध्य प्रदेश सरकार की जो पॉलिसी भी है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 ब्रांड के रूप में उभरे और यहाँ पर निवेश आए। रही बात कृषि के ज्यादा मजबूत बनने की, तो उसको और विस्तृत तरीके से सोचने की जरूरत है। आज मध्य प्रदेश में कृषि के ऊपर करीब 60-65% से ज्यादा लोग अवलंबित हैं, और जब कृषि के क्षेत्र में जो अवलंबित हैं उनको भी समृद्ध बनाना है, बाकी जो पॉपुलेशन उनको भी समृद्ध बनाना है। तो उसके लिए जो अवलंबित बहुत कुछ कृषि पर लोग हैं, उनको निश्चित तौर पर औद्योगिकरण की तरफ आना पड़ेगा, व्यवसाय की तरफ आना पड़ेगा, और वो तभी प्रमोट होगा जब मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण का माहौल, निवेश का माहौल बहुत अनुकूल हो। जो भी विकसित देश हैं, चाहे इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, वहां पर उत्तरोत्तर 30-40% से ज्यादा लोग कृषि पर डिपेंड नहीं होते हैं। तो मध्य प्रदेश को भी और विकसित करना है, कृषि की हालत और भी सुधारना है, तो संतुलित विकास की जरूरत पड़ती है। कृषि के विकास के लिए हमने लगातार 10 वर्ष तक काम किया है। मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले और हमारी सरकार बनने के साथ ही उन्होंने जो कुछ कहा था कि 10 साल तक हमने कृषि के विकास पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित किया है, और इसीलिए मध्य प्रदेश में कृषि की विकास दर दुनिया में सबसे ज्यादा हुई है। पिछले 6-7 साल तक लगातार ऐसा नतीजा आए हैं, और अब हमको दूसरी तरफ निवेश को बढ़ाने की जरूरत है, और स्किल डेवलपमेंट के जरिए, औद्योगिकरण के जरिए मध्य प्रदेश में जो औद्योगिकरण की धारा उसको भी बढ़ाएंगे, कृषि को भी प्रमोट करेंगे, और इससे निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश और ज्यादा मजबूत होगा और ज्यादा समृद्ध होकर उभरेगा। मतलब कृषि के लिए पर्याप्त आप प्रमोट कर चुके हैं? नहीं, हमने जो प्रयास किए हैं, देखिए पहली बात तो 0% ब्याज दर पर हम दोहराएंगे, जिस पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा बहुत लंबे आंकड़े मत गिनाइएगा, बहुत कम समय। बिल्कुल लंबे आंकड़े नहीं, 0% ब्याज दर दुनिया में कहीं नहीं हुई, वो हमने लागू की है। सब्सिडाइज जो हमने बिजली दे रहे हैं वो मध्य प्रदेश में हम दे रहे हैं। इरिगेशन की जितनी सुविधाओं का विकास हमने किया है। तो कृषि के विकास के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के भी लिए कर रहे हैं। इनकी बैलेंस ग्रोथ से ही मध्य प्रदेश का समग्र विकास होगा। जी, गिरिजा जी के पास जाएं, क्योंकि हमारे पास समय कम है, उनकी विशेष टिप्पणी ले। लेकिन दुर्गेश जी, अभी दीपक जी ने जो अपनी बातें कही, आप कितना सहमत है? निश्चित तौर पर विपक्ष में सहमत नहीं होंगे, लेकिन कुछ तो यथार्थ है इसमें। नहीं आदरणीय, यथार्थ तो पब्लिक और जनता सब देख रही है कि मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के लिए इन्होंने बहुत सारी स्कीमें और चीजें बताई, 0% ब्याज और सब बातें बताने के बाद में भी हकीकत में ये है कि रोज पेपर उठाओ तो आपको 1-2 किसान आत्महत्या करता हुआ या दिल का दौरा या किसी न किसी कारण मरता हुआ देखा जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की स्थिति है। इन्होंने अभी बीच में बोला कि हर तरफ विकास की दरें बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर औद्योगिक क्षेत्र के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जो है 2012-2013 में 5.4 थी, जो 2013 और 14 में 2.15 रह गई। ये स्थिति मध्य प्रदेश की है। इसी तरह हर क्षेत्र के अंदर इनकी ग्रोथ कम हुई है, ना कि जैसे माइनिंग सेक्टर के अंदर से -0 पे चले गए, -2 पे चले गए हैं। ऐसी स्थिति है कि मध्य प्रदेश विकास के नाम पे सिर्फ ढोंग ढकोसला और वादा, या फिर जिसको मैं दोबारा कह रहा हूं कि जुमलेबाजी, जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी शायद आके करी, मुझे ऐसी उम्मीद है। यदि मेरी बात गलत है तो वे इस पे श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि 12 वर्षों के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कितना विकास के नाम पे कितने नए उद्योग लगे, किसने MOU कितने साइन करे, उस पर कितना खर्चा आया, और उसमें मध्य प्रदेश को कितना फायदा हुआ। दीपक जी, 2003 के पहले की स्थिति और 2003 के बाद की स्थिति में उद्योग, और ये जरूर दुर्गेश जी को आप उपलब्ध कराइएगा, क्योंकि समय कम है। हम कोठारी जी के पास चलते हैं। कोठारी जी, संक्षिप्त टिप्पणी चाहिए हमें आपके इस पूरे जो मुख्यमंत्री जी का दौरा हुआ है उसमें, बहुत संक्षिप्त। निश्चित रूप से ये दौरा
कामयाब होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि डीएमआईसी में इन्वेस्टमेंट की भावना जापान सरकार की है और प्रदेश को वैल्यू एडिशन की बहुत आवश्यकता है। इसमें अगर कृषि का विकास हुआ है तो उसके साथ साथ अगर उसके वैल्यू एडिशन के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों का भी विकास होगा, तभी किसानों को उनका पूरा मूल्य मिल पाएगा और उनकी आत्महत्या रुकेगी। ये बात भी ध्यान में रखना जरूरी है। सिर्फ कृषि का विकास हो जाए और उसके साथ में वैल्यू एडिशन के लिए प्रसंस्करण के उद्योग नहीं लगे तो ये प्रदेश का विकास असंतुलित हो जाएगा। तो निश्चित रूप से उद्योग और कृषि दोनों एक दूसरे पर निर्भर होकर के आगे बढ़े, तभी इस प्रदेश का सर्वांगीण विकास अपन मान सकते हैं। बिल्कुल कोठारी साहब, गिरिजा जी, अब पता चला है कि आपकी अंतिम टिप्पणी दर्शक जानना चाहेंगे। आपने दुर्गेश जी के आरोपों को सुना, आपने दीपक जी ने जो अपनी बात रखी सरकार के लिए वो सुना, और कोठारी जी ने जो कहा खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से जो वैल्यू एडिशन होना चाहिए, अगर कृषि का रकबा बढ़ा है तो उसका उतना भुगतान भी उनको मिलना चाहिए। आजादी के तुरंत बाद जो विकास की प्रक्रिया हुई उसमें आप देखेंगे कि एक तरफ भाखड़ा जंगल बांध बनाया गया, उसको भी आधुनिक तीर्थ कहा गया, दूसरी ओर भिलाई स्टील प्लांट खोला गया, उसको भी आधुनिक तीर्थ कहा गया। यानी कि कृषि और उद्योग का एक साथ उसमें संतुलित रूप से विकास दोनों क्षेत्र में हो, ये तो आजादी के बाद से वो सिलसिला चल रहा है और मध्य प्रदेश में भी यही बैलेंस बनाने की कोशिश लगातार हो रही है कि कृषि के क्षेत्र में भी काम हो और उद्योग क्षेत्र में काम हो। जहां तक दुर्गेश जी ने कहा श्वेत पत्र की, तो कितने एमओयू हुए, उन पर कितना खर्च हुआ और कितने जमीन पे आए, ये तमाम जानकारियां विधानसभा के पटल पर कई बार आ चुकी हैं, मीडिया में कई बार वो तमाम चीजें छप गई हैं। ये और बात है कि उनकी निगाह में शायद न गुजरा हो, तो वो सारी जानकारी हैं, और ये जानकारियां ऐसी किसी भी सरकार में ऐसी नहीं होती कि इन जानकारियों को छुपा के रख सके, ये सार्वजनिक जानकारियां होती हैं। एक बात जरूर जो उन्होंने कहा दीपक जी ने, वो बड़ी खतरनाक बात लग रही मुझे कि आप ये कह रहे हैं कि जो कृषि पर डिपेंडेंट लोग हैं या जो खेती कर रहे हैं, उनके विकास के लिए उनको खेती से हटाकर उद्योग के किसी और धंधे में लाया जाए। ये बड़ी खतरनाक बात लगती है मुझे, क्योंकि खेती में जो एक दशक के जो सेंसस के आंकड़े आए हैं उसमें इस बात को रेखांकित किया गया है कि खेती के डिस्ट्रेस की वजह से बहुत सारे किसान खेती से अलग हो रहे हैं, खेती छोड़ रहे हैं। यदि खेती छोड़ते गए किसान, और यदि ये प्रवृत्ति सरकार में रहेगी किसान खेती छोड़कर उद्योग लगाएं, तो ये इतना बड़ा असंतुलन हो जाएगा इससे कि उसको पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और अनाज ही नहीं होगा। और इसलिए जो है ऐसी अवधारणा, ऐसी विचार करने के पहले इस पर गंभीरता से मुझे लगता है विचार करना चाहिए कि क्या खेती को किसानों को खेती से हटाकर कहीं और लगाया जाए, क्या ये विचार राज्य के विकास की दृष्टि से कितना उपयोगी है। जी कुछ जी दीपक जी, गिरिजा शंकर जी ने जो कहा है, मैं समझता हूं कि देश ने उसको पर्याप्त अनुभव किया है। 1947 से लेकर और 1991 के बीच में जो कुछ की खाली खेती वाला खेती में रहे और लिमिटेड औद्योगिकरण हो, और उसके बाद 1991 के बाद कि औद्योगिकरण किस तरह बढ़ा है और एग्रीकल्चरल का जो हिस्सा है वो लगातार कम हुआ है, और दुनिया के जो विकसित देश हैं वहाँ का जो मॉडल है, तो निश्चित तौर पर जो हम दुनिया के जो अनुभव हैं पिछले 200 सालों के और मध्य प्रदेश का और देश का पिछले 25 साल का जो अनुभव है, उसी के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले खेतीहर मजदूरों की, किसानों की जो कम आमदनी है शहरों में रहने के वालों के मुकाबले, उसको बढ़ाने का एक ही तरीका है कि डिपेंडेंसी उस पर कम हो और शहरीकरण पे या जो औद्योगिकरण है उस पर बढ़े, स्किल डेवलपमेंट के जरिए दूसरे कामों में जो ग्रामीण लोग हैं वो बढ़े, उसी से देश का विकास होने वाला है। जी दीपक जी, गिरिजा जी आपको कुछ कहना है? अगर कहना हो तो संक्षेप में। नहीं, मैं तो इस विचार को बहुत खतरनाक मानता हूँ कि किस तरह भुखमरी से ये देश खाद्यान्न के मामलों में आत्मनिर्भर हुआ है। कृषि कर्मण अवार्ड यदि 3 बार मध्य प्रदेश को मिले हैं तो उसी किसानी और खेती के जरिए मिले हैं। यदि खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए उनको खेती से ही अलग कर देंगे आप, नहीं, तो फिर वो जो है, मैं तो कम से कम बिल्कुल उचित नहीं मानता। अगर खेती में आज मध्य प्रदेश के 4.5 करोड़ लोग डिपेंडेंट हैं
और अगर उनमें से 1 करोड़ लोग दूसरे उद्योग धंधों में आगे बढ़ेंगे तो कृषि में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और बाकी लोगों की भी आमदनी बढ़ेगी, इससे ही समृद्धि का रास्ता खुलेगा। जी बिल्कुल दीपक जी, ये विचार अपने अपने हो सकते हैं। गिरिजा जी ने भी जो कहा वो भी अपना विचार है, आपका अपना विचार है। क्योंकि हमारा समय समाप्त हो रहा है, बहुत बहुत चला धन्यवाद देने का। गिरिजा जी आपने जो विशेष टिप्पणी की, अपने विचार रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कोठारी साहब आपने जो इंदौर और भोपाल को लेकर जो बात सामने रखी है, यथार्थ रखा है, तो संभवतः हमारे महाकौशल और बिंद और बुंदेलखंड के लोग संतुष्ट हुए होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज चर्चा की हमने शिवराज सिंह चौहान के प्रयास की, प्रयास इस बात का कि मध्य प्रदेश में विदेशी निवेश किस तरह बढ़े। हालांकि अब तक हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पे हुए करारों का धरातल पर अंकुरण कितना हुआ है और कितना नहीं, इसकी जानकारी अभी तक चस्पा नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि उद्योग लगाने के लिए हुए करार और आश्वासनों का अमलीकरण